एवरीवन, स्वागत है आप सबका द रेडियंस सब यूट्यूब चैनल में। रोमांटिसिज्म का एक बैकग्राउंड हमने बना लिया है। रोमांटिसिज्म का एक कॉन्सेप्ट मोटा मोटी समझ में आ गया हमें। तो अब रोमांटिक क्रिटिसिज्म के अगले सेक्शन में चलते हैं, जिसमें हमें बात करनी है विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स की। जो उन्होंने जो है लिरिकल बैलेड का प्रीफेस लिखा था, जो कि एक एसे के फॉर्म में है, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके माध्यम से हम जानेंगे कि वर्ड्सवर्थ के क्या विचार थे क्रिटिसिज्म को लेकर के, पोइट को लेकर के, पोइट्री को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के। तो विकिपीडिया बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि क्वेश्चंस पीजीटी, टीजीटी या नेट वगैरह में आते हैं, उनके थोड़ी बहुत जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो केवल इन्फो होती है, डेटा जिसको कह सकते हैं आप, तो उसके लिए विकिपीडिया एक अच्छा सोर्स हो सकता है। तो थोड़ा सा इंट्रो हम पहले देखेंगे लिरिकल बैलेड का, एक पेज का। उसके बाद हम लिरिकल बैलेड जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ है, उसकी हम बात करेंगे। उसमें कुछ मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है। द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स is an essay composed by William Wordsworth for the second edition, published in January 1801 and often referred to as the 1800 edition. देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, लिरिकल बैलेड जिसमें वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज की पोएम का कलेक्शन था, जिसमें कॉलरिज की केवल 3 पोएम थी, वर्ड्सवर्थ की आई थिंक 19 या समथिंग लाइक दैट इतनी पोएम थी। तो जब 1798 में वो पब्लिश हुआ कलेक्शन लिरिकल बैलेड के नाम से, उस समय उसमें प्रीफेस नहीं लिखा गया था। उसके 2 साल बाद जो 1800 एडिशन के नाम से फेमस है, एक्चुअली पब्लिश हुआ था जनवरी 1801 में, तो उसको 1800 एडिशन कहा जाता है। उसमें उन्होंने लिखा था ये ऐसे, मतलब प्रीफेस लिख दिया था, अपनी बात रख दी थी 1800 वाले एडिशन में। तो उस तरह से वो सेकेंड एडिशन हो गया। पहला एडिशन 1798 जिसमें प्रीफेस नहीं था, सेकेंड एडिशन 1800 जिसमें प्रीफेस था, लेकिन उसके ठीक 2 साल बाद 1802 में उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया उन्होंने, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने 1802 में, यानी 2 साल के बाद जो एडिशन आया, कह लीजिए कि थर्ड एडिशन जो आया, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड कर दी थी, अपने कई सारे विचार उसमें इंक्लूड कर दिए थे वर्ड्सवर्थ ने। तो ये एक ऐसे है, ऐसे की कुछ कंटेंट को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा वर्ड मिला है और बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए, और ऐसे वर्ड्स को एग्ज़ाम में ज़रूर यूज़ किया करें। थोड़ा सा कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं हमको यूज़ करने, अगर हम वो कर लें तो उससे क्या होता है कि एग्ज़ामिनर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्या लिखा हुआ है देखिए, इट हैज़ कम टू बी सीन एज अ डी फैक्टो मैनिफेस्टो ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, ठीक है। डी फैक्टो मैनिफेस्टो, जैसे आप जानते हैं कि कैसे कोई भी जब चुनाव हो रहा होता है तो हर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं चुनाव के पहले कुछ वादे करती हैं, और उन वादों में वो एक मैनिफेस्टो जारी करती हैं, क्या क्या वो करने वाले हैं, अगर उनकी गवर्नमेंट बनी तो वो क्या क्या करेंगे देशवासियों के लिए या प्रदेशवासियों के लिए, उसे मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो रोमांटिसिज्म का मैनिफेस्टो कह लीजिए, या रोमांटिक मूवमेंट का मैनिफेस्टो कह लीजिए, लिरिकल बैलेड को माना जाता है डी फैक्टो मैनिफेस्टो, ठीक है। ये फ्रेज़ अच्छा है, इसको याद रखें, एग्ज़ाम में यूज़ करें। द 4 गाइडलाइंस ऑफ द मैनिफेस्टो इंक्लूड, उसमें 4 गाइडलाइंस जो मेन थी, क्या थी, थोड़ी सी इसमें बात है तो सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग टेक्स्ट पर मूव करेंगे। Ordinary life is the best subject for poetry. Wordsworth uses common man's language. Wordsworth का कहना है कि पोइट्री का जो सब्जेक्ट है वो ऑर्डिनरी लाइफ होनी चाहिए, और वर्ड्सवर्थ का कहना है कि वो कॉमन मैन की लैंग्वेज में पोइट्री होनी चाहिए। देखिए, यही डिफरेंस है वर्ड्सवर्थ में और टी.एस. एलियट में। वर्ड्सवर्थ का कहना है कि मैन स्पीकिंग टू मैन होना चाहिए, मैंस लैंग्वेज, कॉमन मैंस लैंग्वेज पोइट्री की होनी चाहिए, जिसको एक ले मैन भी समझ सके।
लेकिन टी.एस. एलियट की बात करेंगे तो उनका ऐसा नहीं है। वो मॉडर्न लिटरेचर के पोइट माने जाते हैं, मॉडर्निज़्म के पोइट माने जाते हैं। तो उनकी पोइट्री काफ़ी टफ थी। उनसे कहा गया कि भाई थोड़ा सा इजी लिखिए, सबको समझ में। बोले ना, इस कॉम्प्लेक्सिटी को शो करने के लिए कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का यूज़ करना ही पड़ेगा। हमारी पोइट्री समझना है तो उस लेवल तक जाना पड़ेगा। यानी वो अपना लेवल नहीं घटाने वाले, आप अपना लेवल बढ़ाइए, तब एलियट को आप समझ पाएंगे। खैर, तो पहली बात तो ये रही मैनिफेस्टो में, लिरिकल बैलेट के प्रीफेस में, कि ऑर्डिनरी लाइफ इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर पोएट्री। दूसरा है एवरीडे लैंग्वेज इज़ बेस्ट सूटेड फॉर पोएट्री। एवरीडे लैंग्वेज, जो रोज़ बोलचाल की भाषा कह लीजिए, कोलोक्वियल लैंग्वेज है, एवरीडे लैंग्वेज जो है वो बेस्ट सूट करती है पोएट्री के लिए। थर्ड है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्शन और प्लॉट। क्या एक्शन हो रहा है, क्या प्लॉट चल रहा है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फीलिंग को एक्सप्रेस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखिए वो डेफिनेशन, फेमस डेफिनेशन बाय वर्ड्सवर्थ, प्रीफेस में उन्होंने वो डेफिनेशन दी थी। यहाँ लिखा हुआ है, पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन दैट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। याद रखिए, ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही रैम्पेंट यूज्ड डेफिनेशन है पोएट्री की बाय वर्ड्सवर्थ। तो पोएट्री क्या है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, जो अपने आप स्वतः स्फूर्त, अपने आप जो एक इमोशन का ओवरफ्लो होने लगता है। जैसे क्या होता है, किसी बर्तन में आप पानी भर रहे हैं, जब पानी लबालब भर जाए उसके बाद ही पानी डालिएगा तो क्या होगा, पानी अपने आप गिरना शुरू हो जाएगा। तो जब इमोशन लबालब भर जाएगा तो अपने आप वो गिरना शुरू हो जाएगा, तो उसका ओवरफ्लो होने लगेगा। वही है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। कब, कैसे वो आता है, कैसे वो कलेक्ट होता है? कह रहा है टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इमोशन से ये उत्पन्न होता है ओवरफ्लो, जो कि ट्रैंक्विलिटी के समय में रिकलेक्ट होता है। कई तरह के जो मोमेंट्स होते हैं हमारे लाइफ में, कई बार ऐसा होता है, अगर वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ करें तो इंटेंसिफाइड मोमेंट्स। कई बार ऐसा होता है, कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं हमारे लाइफ में जब हम थोड़ा कुछ अलग फील करते हैं, तो कुछ स्पेशल, चाहे हो सकता है वो बहुत खुशी की बात हो, चाहे हो सकता है वो बहुत दुख की बात हो, या कुछ ऐसी चीज़ हमने देख ली कि अचानक से वो असर कर गया। तो वो सारी चीज़ें, बार बार की वो चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं दिमाग में, और जब वो लबालब भर जाती हैं चीज़ें, तो अपने आप पोएट्री निकलनी शुरू हो जाती है। ऐसा मानना है वर्ड्सवर्थ का। उन्होंने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट में ये बात कही है। ठीक है, तो ये तो विकिपीडिया की इन्फो रही। अब हम लोग आते हैं टेक्स्ट पर। टेक्स्ट ऑफ प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स 1802। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो थर्ड एडिशन था 1802 वाला, उसमें और कई सारी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड कर दी थी। तो जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब रहता है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, वो 1800 वाला नहीं रहता, वो 1802 वाला ही रहता है। बीएचयू के सिलेबस में भी है, इग्नू के सिलेबस में भी है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में पीजी लेवल पर तो ये टेक्स्ट है ही। चलिए, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है अपने स्टूडेंट लाइफ का, तो उन चीज़ों को मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए क्या लिखा है, और ये जितनी चीज़ें अंडरलाइंड है ना, ये फ्रेजेस के रूप में, सेंटेंसेस के रूप में आप बाकायदे याद कर लें। कुछ तो अगर सेंटेंसेस याद नहीं हो पा रहे तो फ्रेजेस ज़रूर याद कर लें। जिसको फ्रेजेस याद करने में दिक्कत है वो वर्ड्स कम से कम याद कर लें, और उन वर्ड्स को बाकायदे कोट करें आप, क्योंकि वो ओरिजिनल चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी चीज़ कहीं से भी अगर आप उठाते हैं तो ऐसा नहीं है, ये सब कोट करने वाली चीज़ें हैं। बात समझ में आ रही है? ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने का फ़ायदा यही होता है कि कुछ भी आप पढ़े, कोई भी लाइन अच्छी लगी, कोई भी वर्ड अच्छा लग गया, उसको बाकायदे आप लिख लें, याद कर लें, और एग्ज़ाम में सीधे कोट करते कि वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, क्या है पहला? अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन। रियल लैंग्वेज, हालांकि कॉलरिज ने इस बात के लिए क्रिटिसाइज़ भी किया था वर्ड्सवर्थ को कि बड़े कहते हो, रियल लैंग्वेज की बात करते हो, लेकिन कभी कभी तुम भी भाग जाते हो। है ऐसा? वर्ड्सवर्थ की कुछ पोएम्स आपको थोड़ी सी जनरल लेवल से ऊपर मिलेंगी। ज़्यादातर पोएम तो वर्ड्सवर्थ की समझ में आई जाती हैं, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में रहती हैं, लेकिन कुछ पोएम उन्होंने ऐसी भी लिखी हैं जो आसानी से समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि भाई उनकी अपनी ये भाषा थी, तो ऐसा थोड़ी है कि वो टफ़ लैंग्वेज में नहीं लिख सकते थे। उनकी चॉइस थी सिंपल लैंग्वेज में लिखने की, लिखते थे। जैसे जब भी सिंपल लैंग्वेज में लिखने की बात आती है तो मुझे याद आते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे, द ग्रेट नॉवेलिस्ट ऑफ अमेरिका।
छोटे छोटे सेंटेंसेस, सिंपल सिंपल वर्ड्स, लेकिन कितनी गहरी गहरी बातें कर जाता है बंदा। खैर, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, क्या पहली चीज़ है इसमें? अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन, रियल लैंग्वेज का सिलेक्शन होना चाहिए पोएट्री के लिए, ऐसा मानना है वर्ड्सवर्थ का। क्या फिर लिखा? अ क्लास ऑफ पोएट्री वुड बी प्रोड्यूस्ड। कैसे क्लास ऑफ पोएट्री प्रोड्यूस की जा सकती है? देखिए, क्लास, आपने वर्ड सुना हुआ क्लासिक, ये अपने आप में क्लासिक है। तो क्लासिक का मतलब केवल क्लासिसिज्म वाला क्लासिक मत याद रखिए, क्लासिक का मतलब ये भी समझिए कि अपने आप में उसकी एक क्लास है। जैसे अमिताभ बच्चन साहब को याद करिए, उनका फेमस डायलॉग कहते हैं ना कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक पर्सन है, वो कुछ शुरू करना चाह रहा है, वो अपने आप में एक क्लास है, उसको एक किसी क्लास में रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंग्लिश लिटरेचर में अगर आप ग्रेट पोइट्स की बात करते हैं तो एक तरफ आप देखेंगे शेक्सपियर को याद किया जाता है, तो एक तरफ मिल्टन को याद किया जाता है, तो एक तरफ कीट्स को याद किया जाता है। ये सब अपने आप में क्लास है। ऐसा नहीं कहने की ज़रूरत है कि शेक्सपियर की तरह मिल्टन थे या मिल्टन की तरह कीट्स थे, ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका अपना अपना क्लास है, बिल्कुल अलग है अपने आप में, और इनकी अलग पहचान है। ठीक है, जैसे शेक्सपियर थे बहुत महान पोइट, लेकिन उन्होंने कोई एपिक नहीं लिखा, है कि नहीं? मिल्टन थे महान पोइट, एपिक लिखे, लेकिन ऐसे लिखे हैं, एपिक का मतलब ऑब्वियस है कि लैटिन का इतना ज़्यादा यूज़ कर दिए हैं कि एक आम इंसान जो इंग्लिश केवल जानता है उसके समझ के बाहर की चीज़ें हैं। काफ़ी टफ है, एपिक की लैंग्वेज वैसे भी टफ होती है, ग्रैंड स्टाइल में होती ही है। कीट्स को देखिए, सिंपल, बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है, उसमें कितनी बातें कहा जाते हैं, ऐसे इमोशन में आप बह जाएंगे कि लगेगा कि आप एक अलग दुनिया में चले गए। तो क्लासिक होने का मतलब होता है अपने आप में एक क्लास होना। ठीक है, वही कह रहा है कि क्लास ऑफ पोएट्री, एक क्लास ऑफ पोएट्री के लिए क्या होना चाहिए। ऊपर लिखा है ना कि कई सारे फ्रेंड हैं एंग्शियस है कि पोएम्स कैसे सक्सेसफुल हो गई, कैसे क्लास ऑफ पोएट्री बन रही है, तो इसलिए इनको ये लिखने की ज़रूरत पड़ रही है। और ये भी कह रहे हैं कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक डिफेंस ऑफ द थियोरी अपॉन विच द पोएम्स वर रिटन, कि जो पोएम्स लिखे हैं वर्ड्सवर्थ, किस थियोरी पर लिखे हैं पोएम्स, मतलब उनकी सोच क्या है जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करते हुए पोएम्स लिखे हैं। तो इसलिए वो उसको डिफेंड करने के लिए, चूँकि इंग्लिश लिटरेचर में एक ट्रेंड रहा है, शुरुआत क्रिटिसिज्म की ऐसे डिफेंस और जो है आरोप प्रत्यारोप में ही चीज़ें रही हैं, है ना। एक बंदा आया, पीकॉक कह दिया कि पोइट्स आर द कैटरपिलर्स ऑफ द सोसाइटी, तो डिफेंस ऑफ पोइट्री निकल करके आ गई आपके सिडनी की। ठीक है, तो फिर आप देखते हैं कि एक एन अपॉलजी फॉर पोएट्री है, आई थिंक एन अपॉलजी फॉर पोएट्री ही होगा उसमें, सिडनी की के वर्क का नाम एन अपॉलजी फॉर पोएट्री ही है, सॉरी। तो क्रिटिसिज्म में ऐसा रहा है कि कोई आकर के एक बात कह रहा है, कोई दूसरा आकर के उसकी बात का विरोध कर रहा है, अपना तर्क रख रहा है, अपनी बात रख रहा है। ठीक है, तो इट इज़ अ सिस्टमैटिक डिफेंस ऑफ द थियोरी अपॉन विच द पोएम्स वर रिटन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उस डिफेंस का ही एक कंटिन्यूएशन है लिरिकल बैलेट का प्रीफेस लिखा जाना। क्या कह रहे हैं कि इट वॉज स्टिल मोर अनविलिंग टू अंडरटेक द टास्क आई वॉज, मतलब मन तो नहीं था प्रोज लिखने का, लेकिन ज़रूरत पड़ी शायद, लोगों की बातों ने इनको इस कदर प्रभावित किया, लगा कि लोग जानना चाहते हैं कि भाई क्या है, सोच कैसी है, ये कहना क्या चाहते हैं, जिसके आधार पर ये इस तरह से इन्होंने पोएम्स लिखी हैं और वो पोएम्स सक्सेसफुल हो रही हैं। ठीक है, इसमें कुछ लोगों के बारे में उन्होंने बात कही है, इन द एज ऑफ Catullus, Terence, Lucretius, and that of Statius or Claudian, and in our own country in the age of Shakespeare and Beaumont and Fletcher, and that of Donne and Cowley or Dryden or Pope, I will not take upon me to determine the exact import of the promise which by the act of written in verse an author in the present day makes to his reader. अलग अलग देश के लोगों के बारे में बात करते हुए फिर अपने कंट्री में आते हुए वो कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं कि मतलब एक ट्रेडिशन रहा है, उनके पहले ये सारे लोग हो चुके हैं। शेक्सपियर हैं, बेमोंट हैं, फ्लेचर हैं, डन, जॉन डन जो मेटाफिजिकल पोएट्री के फादर कहे जाते हैं, काउले, अब्राहम काउले, जिनके लाइफ स्केच से शुरुआत होती है लाइफ्स ऑफ द पोएट्स की, जो कि लिखा हुआ है सैमुअल जॉनसन के द्वारा।
ड्राइटन हैं, पोप हैं, तो ऐसा कुछ उस चीज़ को, उनके ट्रेडिशन को फर्दर आगे ले जाने का की ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं है इनकी, है ना। और कुछ ऐसे फ्रेजियोलॉजी वगैरह यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, ये कहना है उनका। अब देखिए क्या कह रहे हैं वो। करें द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट देन प्रपोज्ड इन दीज पोएम्स वॉज टू चूज़। देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है और इसलिए शायद इटैलिक में लिखा हुआ भी है, ये चीज़ आपको जाननी होगी। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट देन proposed in these poems was to choose incidents and situations from common life। मेन उद्देश्य क्या था? कॉमन लाइफ की सिचुएशन चूज़ करना, इंसिडेंट चूज़ करना, एंड टू रिलेट और डिस्क्राइब दम थ्रू आउट एज फॉर एज पॉसिबल, और उसको रिलेट करना, इस तरह से डिस्क्राइब करना जहाँ तक हो सके, इन अ सेलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन। ठीक है ना, रियली यूज्ड बाय मैन मतलब रियल लैंग्वेज, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम टू थ्रो ओवर देम अ सर्टेन कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन। क्या कह रहे हैं? दो चीज़ें हैं, रियल लैंग्वेज ऑफ मैन होना चाहिए, कॉमन मैन होना चाहिए, कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, उसमें इमेजिनेशन का की मिक्सिंग होनी चाहिए, की ब्लेंडिंग होनी चाहिए, इमेजिनेशन का मिक्सचर, एक एमलगेमेशन होना चाहिए। मतलब इमेजिनेशन प्लस रियल लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज, ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट होना चाहिए पोएम का, और ये उनकी पोएम में है, ऐसा वो कहते हैं वर्ड्सवर्थ। ठीक है, फिर क्या है? Humble and rustic life was generally chosen because in that condition the essential passions of the heart find a better soil in which they can attain their maturity। कितनी खूबसूरत लाइन है। कह रहे हैं humble and rustic life, विनम्र लोगों की ज़िंदगी, rustic देहाती ज़िंदगी, देहात में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को चूज़ किया अपनी पोइट्री के लिए। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि उस कंडीशन में जो इसेंशियल पैशन है, जो बहुत ज़रूरी पैशन है हार्ट का, उसको बेटर सॉइल मिलता है, यानी एक सही, कह लीजिए कि सही स्टेज मिलता है एक्सप्रेस करने का, इन विच दे कैन अटेन देयर मैच्योरिटी। और वो पैशन, वो थॉट बहुत अच्छे से ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं, देहात के सॉइल में। तो इसलिए देहाती पिक्चराइजेशन, देहात और रस्टिक लाइफ को पिक्चर करना, उनसे इंसिडेंट्स को चूज़ करना, ये उद्देश्य रहा है वर्ड्सवर्थ का। क्योंकि उनका ये मानना है कि आदमी अपने रियल नेचर में रहता है, मतलब कोई बनावटीपन नहीं है वहाँ पर, कुछ आर्टिफिशियल नहीं, आर्टिफिशियलिटी नहीं है वहाँ पर। कह रहे हैं एंड स्पीक अ प्लेनर एंड मोर एम्फेटिक लैंग्वेज। एकदम प्लेन, जो बात है सीधे सीधे, हाँ एकदम खर्री खर्रा, मतलब जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें कोई लाग लपेट नहीं, सही को सही, गलत को गलत, जो सही लगा बोल दिया, प्रशंसा कर दिया, बुरा लगा बोल दिया गलत है, मैंने इस तरह के बातें। स्पीक अ प्लेनर एंड मोर एम्फेटिक लैंग्वेज, और कैसे? ज़ोर दे करके कोई बात, मतलब पूरे एम्फेसिस के साथ कहने वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं लोग, इसलिए उसको इन्होंने चूज़ किया है। क्या कर रहा है? मोर ड्यूरेबल, क्योंकि ये ड्यूरेबल है, मतलब ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली चीज़ है। And lastly, because in that condition the passions of men are incorporated with the beautiful and permanent forms of nature। वही बात है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि है उनकी लाइफ या उनकी भाषा, ये परमानेंट है, क्योंकि वो उनकी ओरिजिनलिटी है, वो अपनी ओरिजिनलिटी के साथ हैं, इसलिए उन्होंने उन चीज़ों को चूज़ किया है। बीइंग लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल वैनिटी, देखिए दिखावापन के लिए कोई चीज़ वो नहीं करते। दे कन्वे देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस इन सिंपल एंड अनइलैबोरेट एक्सप्रेशंस। अपनी बात को सीधे सीधे वो इमोशन को बता देते हैं, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करते, इतना ज़्यादा इलेबोरेट कर दे कि मेन चीज़ ही खो जाए और पता ही नहीं चले कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ही वो बातें करते हैं लोग, इसलिए ये चीज़ उनको पसंद है वर्ड्सवर्थ को, इसलिए उनके इंसिडेंट, उनकी लाइफ को चूज़ किया इन्होंने अपनी पोएट्री के लिए। From such verses, the poems in from such verses, the poems in these volumes will be found distinguished at least by one mark of difference, that each of them has a worthy purpose। worthy purpose, वर्ड्सवर्थ का कहना है कि इनकी पोएम और चीज़ों से अलग इसलिए हैं क्योंकि ये पोएम जितनी भी हैं उनका एक वर्दी पर्पज़ है, यानी वो
उनका एक उद्देश्य है। फिर क्या कह रहे हैं, इफ़ दिस ओपिनियन बी इरोनियस आई कैन हैव लिटिल राइट टू द नेम ऑफ पोएट। अगर ऐसा जो मैं कह रहा हूँ अगर वो गलत है तो मुझे पोएट कहा जाना बेकार होगा। क्या कह रहे हैं, ऑल गुड पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। देखिए आगे ने बात, उनका मानना है कि जो अच्छी पोएट्री होती है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग होती है, और थॉट्स विच आर इंडीड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल आर पास्ट फीलिंग्स। जो भी थॉट्स हमारे निकल करके आते हैं वो हमारे पास्ट फीलिंग के ही एक्सप्रेशन होते हैं, ऐसा मानना है वर्ड्सवर्थ का। ये सही भी है। आप एक योर कोट काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, ऐप भी है उसका, जो लोग यूज़ करते होंगे जानते होंगे। उसमें आप कभी देखिए जा कर के, जो आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में एक बड़ी अच्छी चीज़ ये हो गई कि हर कोई पोएट बन सकता है, हर कोई राइटर बन सकता है। जो कुछ भी मन में आया सही गलत आपने लिख दिया, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं ऐसे लोगों को, और ऑब्वियस है कि ऐसे अप्रिशिएशन से ही अच्छा लिखने की प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ता है इंसान। तो योर कोट पर कभी अगर आप जा कर के देखें तो देखिएगा जिस तरह की बातें लोगों के कोटेशंस में निकल कर के आती हैं, जो वो बातें कहते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के, लाइफ को लेकर के, लोगों को लेकर के जो उनके ओपिनियन है, जो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में फ़ील किया, वही चीज़ निकल कर के बाहर आती है। जिस तरह से वो झेल रहे हैं या जो खुशी की चीज़ें हैं, जिनकी लाइफ में खुशी है तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संघर्ष करते करते हुए काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत झेल रहे हैं, बहुत नेगेटिव हैं, वो नेगेटिविटी क्लियरली विजिबल होती है उसमें। बुरी बात यह है कि नेगेटिव इमोशंस को लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, पॉजिटिव को कम, शायद इसलिए भी कि झेलने वाले लोग ज़्यादा हैं दुनिया में। खैर, वही कह रहा है कि थॉट्स आर इंडीड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल आर पास्ट फीलिंग्स। फिर क्या कह रहा है, विच डिस्टिंग्विशेस दीज पोएम्स फ्रॉम द पॉपुलर पोएट्री ऑफ द डे, इट इज़ दिस दैट द फीलिंग्स देयर इन डेवलप्ड गिव। पॉपुलर पोएट्री या और पोएट्री से कैसे, ये जो कहना चाह रहे हैं वो कैसे अलग है, इम्पोर्टेंस टू द एक्शन एंड सिचुएशन, नॉट द एक्शन एंड सिचुएशन टू द फीलिंग। देखिए यही चीज़ है कि इनकी पोइट्री में फीलिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, एक्शन और सिचुएशन को कम, है ना। ऐसा नहीं कि फीलिंग को सबसाइड कर दिया और एक्शन सिचुएशन को आगे रख दिया। इस मामले में एक कह रहे हैं कि ये थोड़े से इनकी पोइट्री अलग है। धन्यवाद।